नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में गुलाम वंश के अपने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश को पढ़ लिया था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसकी ट्रिक भी हमने आपको पढ़ाई थी, गुलाब खिला तो सूंघ लो। इसमें गुलाम वंश कंप्लीट पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश में अपन ने देखा था पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, तीसरी रजिया सुल्तान और प्रमुख शासक था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। वो सब हो चुका था। उसी के जस्ट बाद अपन को आज खिलजी वंश पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं, खिलजी वंश का समझने का प्रयास करते हैं। देखिए खिलजी वंश कौन था, तो पहले इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, उसके बाद फिर अपन इसके बारे में कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको आक्रमण पढ़ाए थे, एक अरबी आक्रमण पढ़ाया था, एक तुर्की आक्रमण पढ़ाया था। अरबी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और तुर्कियों में किसने किया था, तो महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए थे और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किए थे। तो जो महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किए और जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए, तो उनकी सेना में कोई ना कोई तो आया होगा भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो वही जो उनकी सेना में जो लोग शामिल थे, जो सैनिक शामिल थे, वही थे खिलजी। और वही उन्हीं के सेना में जब आते हैं, तो जब गुलाम वंश चलता है तो वो यहीं बस जाते हैं। और वही आगे जाकर जब गुलाम वंश कमज़ोर होता है, गुलाम वंश के शासक जब कमज़ोर होते हैं, तो उन्हीं कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनको मार काट कर ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। तो ये हो गया उनका बैकग्राउंड कि ये भारत में कैसे आए। तो देखिए जो तुर्की साम्राज्य था उसकी टोटल 64 ब्रांच थी, कुल 64 शाखाएं थी। उन्हीं 64 शाखाओं में से एक जो शाखा थी वो कौन सी थी, खिलजी वंश वालों की थी। तो ये अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में आकर बसे थे। तो अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में कौन बस गए, खिलजी वाले बस गए। तो जो तुर्की थे उनकी 64 शाखाओं में से एक शाखा किसकी थी, तो खिलजी वालों की थी। ये कहाँ बसे थे, तो अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में बस गए थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, तो खिलजी वंश में तुर्की की जो 64 शाखाएं थी उनमें से एक शाखा कौन सी थी, खिलजी की। ये 4वीं शताब्दी में कहाँ बस गए, तो अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में बस गए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप उसको मैप से समझिए। तो देखिए ध्यान से, यह है इंडिया का मैप, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए बता दिया। ये पाकिस्तान है और यहाँ पर पड़ता है आपका अफ़गानिस्तान। भारत और अफ़गानिस्तान की सीमा यहाँ से लगती है पीओके से 106 किलोमीटर। तो अफ़गानिस्तान में ये सबसे पहले कहाँ बस गए, तो हेलमंद घाटी। हमको पढ़ाया था अफ़गानिस्तान के गजनी नामक जगह का था मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी, ये वहीं से आक्रमण किया इन्होंने। तो ये वहीं पर बस गए थे, अफ़गानिस्तान में बस गए थे। और अफ़गानिस्तान में ये कहाँ बसे थे, तो गजनी जगह तो बसेंगे नहीं, क्योंकि गजनी में तो कौन था, मोहम्मद गोरी था और महमूद गजनवी था। तो उसी की थोड़ी दूर, अफ़गानिस्तान की थोड़ी ही दूर ये कहाँ जाके बस जाते हैं, हेलमंद घाटी में बस जाते हैं। ये तो क्लियर हुआ। और ये महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी की सेना में भर्ती हुए और कहाँ आ गए, भारत आ गए। क्लियर हुआ। तो जब गुलाम वंश चल रहा था, तो गुलाम वंश में अपन ने देखा रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन, उन्हीं की सेना में ये कौन थे, भर्ती थे। तो गुलाम वंश की सेना में नौकरी इन्होंने की। उसके बाद ये क्या हो गए, शासक बन गए। जब गुलाम वंश में कमज़ोर शासक पैदा हुए, उनको लगा ये तो कमज़ोर है, तो उन्हीं का कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उनको उन्होंने मार डाला, ख़त्म कर दिया। और उन्हीं की जगह कौन सा वंश बच जाता है भारत में, खिलजी वंश बच जाता है। तो इन्हीं को अपन समझते हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने क्या किया वो देखते हैं अपन। तो अपन आज कौन सा पढ़ेंगे, खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक सबसे कम कार्यकाल किसका था, खिलजी वंश का था। इससे पहली वाली वीडियो में हम आपको बता चुके थे। तो सबसे कम कार्यकाल किस वंश का था, तो खिलजी वंश का था। कब से कब तक था, 1290 से 1320 तक, ठीक है, बहुत ही कम सब। तो सबसे कम समय तक किसका शासन किया था, खिलजी वंश ने किया था। खिलजी वंश और गुलाम वंश में थोड़ा अंतर देखते हैं। देखो जो खिलजी वंश था, जो गुलाम वंश था, उसने सिर्फ दिल्ली और आप बोल सकते हैं लाहौर तक ही सीमित था और कुछ खास जीत नहीं पाया शासक, ठीक है। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का एरिया कवर किया होगा। लेकिन जो खिलजी वंश था ना, ये पहली बार सुदूर दक्षिण तक, ठीक है, पूरे दक्षिण भारत तक ये जीतने का प्रयास करते हैं। तो जो खिलजी वंश था उसने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत तक विस्तार किया था, इसकी खास बात है। तो इनका महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, सुदूर दक्षिण तक इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखते हैं खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, खिलजी वंश का हिस्ट्री देख ली, ये कैसे आया भारत में, क्या हुआ। अब समझते हैं खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक के बारे में। तो खिलजी वंश का जो पहला शासक था, मतलब खिलजी वंश का जो संस्थापक था, उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये इसकी उम्र 70 साल थी और ये बहुत ही बूढ़ा था। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इसकी उम्र 70 साल थी और ये बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा था। तो आप बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा शासक या सबसे वयोवृद्ध शासक कौन बना था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बना था। अलाउद्दीन जो खिलजी था वो इसी का इसका मतलब भतीजा था, अलाउद्दीन खिलजी। एक मूवी आई है पद्मावत, आपने देखी होगी, वो इसी पर बेस्ड है। तो उसी को कहानी को समझते हैं कैसा क्या हुआ। तो देखिए ध्यान से, तो इनका महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, सुदूर दक्षिण तक साम्राज्य का विस्तार किया। प्रमुख शासक पढ़ रहे हैं, पहला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक केवल 4 साल शासन करता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। 70 वर्ष की आयु में ये शासक बनता है। सबसे वयोवृद्ध सुल्तान किसका, दिल्ली सल्तनत का और खिलजी वंश का भी। तो प्रथम सुल्तान
ठीक है। तो पूछेंगे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रथम सुल्तान था ये। तो इसने क्या किया, ये प्रथम ऐसा शासक था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पड़ा था, उन्होंने ये मुस्लिम थे, तो इन्होंने हिंदुओं के प्रति कोई उदार भावना नहीं अपनाई। लेकिन ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था ना, इसने हिंदू जो प्रजा थी उसके प्रति उदार भावना दिखाने का प्रयास किया, किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार नीति अपनाई। उसके बाद अकबर आएगा, वो भी ठीक ठाक रहता, काफ़ी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। अब खिलजी वंश का ये कौन सा संस्थापक था, इसने अपनी कैपिटल किलोखरी बनाई थी। क्या बनाई थी, किलोखरी, इसे ध्यान रखना है। खिलजी वंश संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अब देखते हैं इसने क्या किया। तो यहाँ पर आप देखिए, इनका शासन तो दिल्ली में था, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। और यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है, आप मैप से देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जगह पड़ती है देवगिरी। तो देवगिरी में उस समय शासक था रामचंद्र देव। कौन था, रामचंद्र देव, ठीक है, ये देवगिरी का शासक था, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, तो दिल्ली से इसने देखो, इसे बूढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था ये। तो इसकी इच्छा थी कि इसको दक्षिण भारत जीतना है, और इसकी इच्छा पूरी कौन करता है, इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसने देवगिरी को जीतने के लिए किसे भेजा, तो अपने भतीजे किसे भेजा, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ भेजता है, तो ये कहाँ भेजता है, दक्षिण भारत में देवगिरी को जीतने के लिए भेजता है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत जीतने जाता है देवगिरी में, तो देवगिरी के यादव वंश चलता है। यहाँ पर कौन सा वंश था, यादव वंश। ये हम आपको पढ़ाएंगे, एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ाएंगे इसके बारे में। और तो अभी पर आप इतना समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र में देवगिरी नामक जगह है, वहाँ पर यादव वंश चल रहा था, और वहाँ शासक था रामचंद्र देव। और अलाउद्दीन खिलजी को कौन भेजता है जीतने के लिए, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ भेजता है उसको, महाराष्ट्र के देवगिरी में यादव वंश के रामचंद्र देव को जीतने के लिए भेजता है। जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है तो उसको जीत जाता है। हालांकि पहले अलाउद्दीन खिलजी हार जाता है, लेकिन बाद में जीत जाता है। जैसे ही ये जीतता है तो उसको यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बहुत अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही इसको जीतता है तो, और उसमें बाद में जब ये दिल्ली पहुंचता है, अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली जाता है तो उसको ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में जो उसके चाचा थे, उसको बोलता है ये कि भैया हमको बहुत कम सोना मिला है, ठीक है, बहुत कम धन मिला है। तो उसका 80-90% ये खुद रख लेता है, 5-10% किसको देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपने चाचा को देता है। तो चाचा को पता भी नहीं था कितना मिला है। तो जैसे ही इसको धन ये कमा लेता है, पैसा जैसे इसके पास आता है, तो इसके मन में ये विचार आ जाता है, क्यों ना हम हमारे चाचा जो बूढ़े हो चुके हैं इनको टपका दिया जाए, ठीक है। चाचा को जैसे ही टपकाएंगे और शासक कौन बन जाएगा, हम बन जाएंगे। तो ये धन होता है, ये पैसा होता है, ये क्या करता है, आपके मन में ऐसी भावना जाती है कि आप किसी को भी मार सकते हैं। उसने यही किया। तो जैसे ही इसके मन में विचार आया इसको मारने के लिए, उससे पहले हुआ क्या था, तो इसका ये कौन था, अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था और इसके ये चाचा थे। तो ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन काफ़ी योग्य था। हालांकि इसके पिता की मृत्यु के, मतलब इसके जो पिता थे अलाउद्दीन खिलजी, उनको पालते यही थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको, अलाउद्दीन खिलजी को पाला पोसा बड़ा किया, उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करी, लेकिन पढ़ नहीं पाया। बाकी हर चीज़ में योग्य था। इसकी योग्यता को देखकर ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी, अलाउद्दीन खिलजी से कर दी। मतलब भतीजे से ही अपनी बेटी की शादी कौन कर देता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर देता है अलाउद्दीन खिलजी से। इसके बाद भी जैसे ये धन दौलत लुटता है, रामचंद्र देव से बहुत पैसा आता है, तो इसके मन में ये विचार आ जाता है, क्यों ना हम हमारे चाचा को मार के खुद सुल्तान बन जाते हैं। तो प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है प्रयागराज के पास, ठीक है। तो उसका नाम था कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर ये कहाँ पर पड़ता है, तो इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ नामक जगह है, तो वहीं पर यूपी में जगह पड़ती कड़ा मानिकपुर। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अपने चाचा को बुलाता है और बोलता है कि चाचा जी हम आपसे कुछ काम है। तो जैसे ही चाचा जी को बुलाता है, चाचा जी बोले गले लग जाओ चाचा जी। चाचा जी को गले लगाया और वहीं पर उसका जो पीछे से देखा कि तलवार से क्या कर दिया, सिर काट दिया। तो अपने चाचा को ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, चाचा को मार देता है। इसके बाद जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी।